हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो दृश्यम। तो फ्रेंड्स, अब आप हम यूनिट 4 शुरू करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसका नाम है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4। और यूनिट 4 में हम पढ़ते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। इसमें क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये यूनिट बड़ी लंबी थी, लेकिन हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके क्वांटम से और सिलेबस को सबको लेकर एक फाइनल आउटपुट दिया है, जो कि हिंदी में भी थोड़ा सा लिख दिया, जाकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और रिवाइज इजीली हो जाए और आप पूरा टॉपिक समझ जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है। फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विथ इन अ डिफाइंड स्कोप। हमें प्रोजेक्ट का जो एक डिफाइंड स्कोप है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें नीडेड होंगी, उस क्या क्या रिसोर्सेज नीडेड होंगी जो हम उस प्रोजेक्ट की डिफाइंड स्कोप को फुलफिल कर सके। तो फोरकास्टिंग बेसिकली क्या हो सकता है, प्रेडिक्ट करो कि कितना खर्चा आएगा। बेसिकली प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन में हम यही प्रेडिक्ट करते हैं कि मैं कितना खर्चा आएगा। इजी वे में लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स, ये सारे पूरे मेरे रिटर्न नोट्स हैं यूनिट 1 से यूनिट 5 तक, जिसमें क्वांटम और रेकेटिव का पूरा सिलेबस कवर करके हमने लिखा हुआ है, जो कि बहुत कम टॉपिक्स में है। तो आपको पूरा क्वांटम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हैंड रिटन नोट ले लीजिएगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से पूरा रिटर्न नोट्स बनाया हो, तो आप लोग ज़रूर इसको डाउनलोड करिएगा। और फिर क्या है, वेरियस फैक्टर इन अकाउंट एंड कैलकुलेट बजट। मतलब बेसिकली करते क्या है कि इस सारे फैक्टर्स को ये क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और मीट फाइनेंशियल कमिटमेंट। जो हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट दी है प्रोजेक्ट के लिए, वो देखते हैं कि सक्सेसफुली हमारा फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। एस्टिमेशन कॉस्ट जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कैसे हम लोग एस्टिमेशन कॉस्ट जो है प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट होते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पहला होता है लेबर। ठीक है, लेबर में कॉस्ट क्या आएगा, मटेरियल और इक्विपमेंट क्या कॉस्ट आएगा, फैसिलिटीज़ और वेंडर्स। और पांचवा रिस्क। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, लेबर में लेबर का चार्जेस कितने हैं, पैसे वगैरह वो कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल और इक्विपमेंट में कितना खर्चा आएगा, फैसिलिटीज़ क्या क्या उसमें खर्चा क्या आएगा, वेंडर मतलब कितने जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं हायरिंग, उसमें क्या चार्जेस आएंगे। और रिस्क पे भी कास्ट लगाएंगे, जो सडनली हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। इम्पैक्ट जो होता है ये इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस रिस्क, हमारा कॉस्ट जो रिस्क को रिड्यूस करता है। ठीक है, क्या कर सके, बेसिकली टोटल डिस्कस एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। टोटली एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं कॉस्ट के बारे में। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन का। इंपॉर्टेंस क्या है, तो फ्रेंड्स बेसिकली होता क्या है, ये क्या इससे क्या होता है, एक्यूरेट प्लानिंग होती है। प्लान आप इजीली एक्यूरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा। उसके बाद जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको बेसिकली इम्प्रूव करेगा, और क्लाइंट से के बीच में रिलेशनशिप अच्छी बनाएगा। क्योंकि भाई जब हम लोग प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट कर लेंगे तो हम प्रेडिक्ट कर लेंगे हमें कितना पैसा क्या क्या करना है प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो फिर सारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कस्टमर और क्लाइंट के बीच में, क्लाइंट या जो प्रोवाइडर है उनके बीच में। ठीक है, बेटर रेपुटेशन, और कंपनी का भी रेपुटेशन अच्छा हो जाएगा भाई अगर हम लोग हर काम अच्छे तरीके से करेंगे। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन जो है डेवलप कैसे किया जाता है। ठीक है, उसकी प्रोसेस क्या है, पहले डिफाइन कर लेंगे एस्टिमेट का पर्पस क्या है। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेट का प्लान करेंगे, एस्टिमेटिंग प्लान करेंगे, प्लान को एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। जैसे एक हमने पर्पस डिफाइन किया, उस हिसाब से प्लान होगा, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अप्रोच, किस अप्रोच से हम वो काम करेंगे। और रूल एंड एजम्पशंस, रूल और एजम्पशंस पे काम करते हुए डाटा ऑब्टेन करेंगे। और फिर क्या करेंगे, डेवलप पॉइंट एस्टिमेट डेवलप करेंगे और कंडक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस। उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस कंडक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, रिस्क और अनसर्टेनिटी भी एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या दिक्कत आ रही है हमारे प्रोजेक्ट में। भाई प्रोजेक्ट डिफाइन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, अप्रोच हो गया, रूल, जब सब कुछ डिफाइन हो गया तो हम ये भी देखेंगे कि रिस्क और अनसर्टेनिटी उसमें क्या क्या आ रही है, सब हम आपको आगे बता देंगे। ये बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर में कभी कभी कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या अंतर है, तो हमने डिफाइन कर दिया। फिर क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट द एस्टिमेट को डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिख लेंगे। फिर प्रेजेंट एस्टिमेट टू मैनेजमेंट। ठीक है, और अपडेट एस्टिमेट, उसके हिसाब से पहले जो एस्टिमेट है उसको मैनेज करेंगे और फिर वो क्या होगा, अपडेट कर लेंगे एस्टिमेट को, जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो अब प्रोजेक्टेड कॉस्ट एस्टिमेशन बेसिकली इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 to 4 और 2 to 6। ठीक है, बेसिकली प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन के इतने टेक्निक्स है। तो एनालॉगस टेक्निक में क्या होता है, हम प्रेडिक्ट करते हैं एक्चुअल कॉस्ट और प्रीवियस कॉस्ट के अकॉर्डिंग, जो प्रोडक्ट की प्रीवियस कॉस्ट है उस अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट करते हैं। स्टैटिकल में हम स्टैटिक बनाते हैं, एक डाटा बनाते हैं और उस हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं प्रीवियस हिस्ट्री के थ्रू कि हाँ उसका कॉस्ट क्या हो सकता है। बॉटम अप्रोच में क्या होता है, जैसे मान लिया हमें एक कार खरीदनी है
जैसे मान लिया हमारे पास एक कार है, उसको हमें बेचना है, तो और हमें उसका प्राइस देखना है कितना होगा, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि उसके छोटी छोटी चीज़ों का प्राइस कितना होगा, उसका सम करके टोटल का प्राइस हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये बॉटम अप हो गया। टॉप डाउन में क्या होता है, बॉटम अप का अपोजिट होता है। इसमें क्या कर सकते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करते हैं। फिर क्या आता है, रिवर्स एनालिसिस। रिवर्स एनालिसिस में क्या करते हैं, हम उल्टा सोचते हैं। पहले हम अनसर्टेनिटी और इसके बारे में देखते हैं, और उसके बाद रिव्यू लेकर उस फाइनल प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा उस पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट एस्टिमेशन में क्या बेसिकली हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू मैनेज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी। हम अप्रॉक्सीमेटली प्रोबेबिलिटी जो भी, ठीक है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं द आउटकम ऑफ द फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट के आउटकम के अकॉर्डिंग हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी यूनिट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड करेंगे। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल पे। अब वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है, पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज़ नीडेड फॉर मीटिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ये देखिए, जैसे हमारे कई चीज़ें होते हैं, उसके लिए हम डे टू डे पैसे लगते हैं। जैसे मान लिया हमने वेयर हाउस ले लिया, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई है हमें, और जो खर्चा होगा, जो डे टू डे या मंथली खर्चे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल में जोड़ देते हैं। कैसे, वो पैसा जो डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ होता है, ठीक है। इन प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरीज पे क्या, प्लांट एंड मशीनरीज में हम क्या कर सकते हैं, जो पैसे खर्च करते हैं फिक्स्ड कैपिटल होता है, और रॉ मटेरियल में वर्किंग कैपिटल होता है। जैसे मान लिया आपने कोई एक शॉप खोल ली है, तो ठीक है, तो कुछ चीज़ें होंगी जो आप ला के रख लेंगे, और कुछ रेगुलर यूजेस के लिए होंगी। जैसे दूध वगैरह होता है, वो क्या होता है, रॉ मटेरियल्स आप उसको बोल सकते हैं, जिसका रेगुलर यूज़ होता है, वो वर्किंग कैपिटल उस पर आता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म एसेट। ये शॉर्ट टर्म एसेट में होता है, एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल के टाइप क्या होते हैं, आप इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये शॉर्ट टर्म एसेट्स है, आपको सीधा पता है कम टाइम के लिए ये शॉर्ट टर्म एसेट्स है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल के टाइप क्या होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जो जैसे रॉ मटेरियल हो गया, एग्जांपल में हमने लिख ली ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाएँ। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट। वो अमाउंट ऑफ फंड जो आपने क्या कर सकते हैं, करंट एसेट में इन्वेस्ट किए, ठीक है। अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन वेरियस कंपोनेंट्स, करंट एसेट्स के वेरियस कंपोनेंट्स में जो आपने फंड इन्वेस्ट किए, ठीक है। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इट एक्सप्रेस करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका डिफरेंस होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ कह सकते हैं, करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज़, ठीक है, जो एक्सप्रेस करता है। अब इस पे क्या आते हैं, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सेस, ठीक है। एक्सेस मतलब क्या होता है, जब क्या होता है सरप्लस, सरप्लस माने एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। जब करंट एसेट्स के ऊपर करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है, एक्सेस कर जाती है, ठीक है। अब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है, ये भी देख लेते हैं जरा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू कैश, जैसे जो चीज़ें आप इजीली, जैसे आपके बैंक में डिपॉजिट पड़ा हुआ है, पैसे पड़े हुए हैं, उसको आप जो इजीली आप उसमें कैश में कन्वर्ट कर लीजिए, करंट एसेट्स में आते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं दैट आर पेएबल इन 1 ईयर, ठीक है, जो 1 साल में पेएबल होता है, ठीक है। जैसे हम उसको इजीली समझा लेते हैं, कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 ईयर, 1 साल में जो कैश कन्वर्टेड इजीली हो जाए और पेएबल इजीली हो जाए, ठीक है। जैसे कैश और बैंक कैश, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, ये सब क्या आते हैं, करंट एसेट्स में आते हैं। और करंट लायबिलिटीज़ में क्या आती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं, जो 1 साल के अंदर हमें पे करने होते हैं, ठीक है। या हमने कोई कस्टमर से एडवांस ले लिया जिसको हमें फुलफिल करना, ठीक है। अब क्या आते हैं, या पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल आपने देख लिया। अब चौथा है निगेटिव वर्किंग कैपिटल। निगेटिव वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ की एक्सेस होती है किसके, ओवर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स से ज़्यादा करंट लायबिलिटीज़ हो जाती है, इस कंडीशन में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं टेम्प्रोरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। टेम्प्रोरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल मतलब इसमें क्या होता है, टेम्प्रोरी मतलब वर्किंग कैपिटल वेरीज एवरी मंथ, कैन नॉट बी एग्जैक्टली प्रेडिक्टेड। जो हर मंथ में वर्किंग कैपिटल घटता बढ़ता रहता है, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो होता है टेम्प्रोरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। और परमानेंट मिनिमम वर्किंग कैपिटल व्हिच नॉट चेंज्ड इन मंथली, मतलब वो वर्किंग कैपिटल मिनिमम जो हमें हर साल देना ही देना है, ठीक है। वो परमानेंटली है कि ये इजीली चेंज नहीं होगा, और इट कैन बी इजीली फॉरकास्ट। अब भाई इसको इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें पता चलेगा कि अगले महीने हमें बिजली बिल देना है, तो ठीक है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल में आ गया, इसे हमें देना ही है, ठीक है। ये मिनिमम अमाउंट है जो हमें देना है। जैसे मान लिया हमें इतने इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें कम से कम आएगा, तो ये क्या होगा, मिनिमम वर्किंग कैपिटल व्हिच कैन नॉट बी चेंज।
फ्रेंड्स जितना हो सका उतना शॉर्ट्स कर दिए हैं, इससे छोटा मुश्किल है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करने थे, जिससे आप एक ही बार में पढ़ के पूरा समझ जाए। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की भाई ज़रूरत क्या है, बिकॉज नीड फंड्स फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन, क्योंकि हमें डे टू डे ऑपरेशन के लिए फंड्स चाहिए होता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल हम लोग वो प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल नीडेड फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट के जो एफिशिएंट यूज़ के उसके लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड गुड रेप्यूटेशन एंड भाई अगर आपका वर्किंग कैपिटल सही रहेगा तो आपके मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छी हो जाएंगी, और क्या होता है मेक पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स इन टाइम, और आप टाइम पे पेमेंट कर सकेंगे क्रेडिटर्स को, ठीक है। अब फंड्स क्या हो सकता है, मनी डेट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस, जो वो मनी जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मनी यूज़ करते हैं वो क्या होता है, फंड होता है। इट इज़ अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी फॉर प्रोडक्ट, ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है किसी कंपनी में जो प्रोडक्ट के या प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में आता है। फंड के टाइप देख लेते हैं, फंड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। फंड के टाइप बेसिकली होते हैं, ठीक है। फंड के टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट होते हैं, फंड बाई पार्टनर्स होता है, उसके बाद बोरोड मनी होती है, इन्वेस्टर फंड होता है, डोनेशन होता है, क्राउड फंडिंग होती है, रेवेन्यू फंड्स और सेलिंग अप, ठीक है। अब बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट में होता है कुछ फंड होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, ठीक है, कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है। और फंड बाई पार्टनर, हम जैसे पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो कुछ फंड पार्टनर से मिलता है, या हम क्या कर सकते हैं बोरोड मनी, कुछ पैसे उधार लेकर कर सकते हैं। कुछ फंड में कुछ इन्वेस्टर्स के थ्रू हमें फंड्स मिल जाता है। डोनेशन में क्या होता है, जैसे हम डोनेशन कलेक्ट करते हैं कि हमें एक ये स्टार्टअप करना है तो हमको डोनेशन चाहिए, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फंड क्रिएट कर सकते हैं। फिर क्राउड फंडिंग, मतलब लोगों से मांग कर हम क्या कर सकते हैं, वो फंडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, रेवेन्यू फंड, रेवेन्यू के थ्रू फंडिंग करते हैं। और सेलिंग अप, जिसको सेल करके फंड का इंतजाम करते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, सोर्स ऑफ फंड क्लासिफिकेशन, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेस पे है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो जो सोर्स ऑफ फंड है उसके क्लासिफिकेशंस पहले में देख लेते हैं हम। क्या, एक लॉन्ग टर्म फंड है और एक मीडियम टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है, ठीक है। ये बेसिस ऑफ पीरियड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो फंड होता है वो हम क्या कर सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा के लिए लेते हैं, ठीक है। मिनिमम क्या होता है 1 से, मीडियम में क्या होता है 1 से 5 साल के बीच में। शॉर्ट टर्म क्या होता है 1 साल के कम के लिए अगर हम कोई फंड लेते हैं वो उस कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये तो हो गया पीरियड के कैटेगरी में। अब बेसिक आप आते हैं ऑनरशिप, ऑनरशिप के हिसाब से ये एक ऑनर्स का फंड हो जाता है कि बोरोड फंड हो जाता है। एक तो भाई ऑनर खुद का करेगा या हमने उधार ले लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, वो बेस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, जनरेशन के बेस पे सोर्स ऑफ जनरेशन, ठीक है। क्या, एक इंटरनल सोर्स हो सकता है, इनसाइड बिजनेस के अंदर कुछ सोर्सेस हो जिससे हम फंड जनरेट कर पा रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स होते हैं जो बाहर से हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या फंड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग बेसिकली होती है क्या, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन लॉन्ग टर्म एसेट, जो प्रोसेस ऑफ मार्केट का इन्वेस्टमेंट होता है फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, ठीक है। वो उसके को क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। बेस कैपिटल बस्टिंग, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस है कैपिटल बस्टिंग का जो इंश्योर करता है ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जिसे हम इसके थ्रू हम जो हमारे रिसोर्सेस उसका हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क टुवर्ड द गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारे इन्वेस्टर ने हमें प्रॉफिट का, जो हमारे इन्वेस्टर का गोल है उसको हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। और क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, इसी के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेते हैं कि हमारा बेसिकली हमें डिसीजन लेना, इन्वेस्ट करना है कि नहीं। और ये क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, डिसीजन एंड एनालिसिस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको। इसके 2-3 नाम हैं। और फ्रेंड्स अब आप देख लेते हैं क्या क्या जो फेजेज हैं, फेजेज इन प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग के जो प्रोसेस हैं उसके फेजेस क्या हैं। पहला प्लानिंग फेज़ है, एनालिसिस, सिलेक्शन, फाइनेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू, ठीक है। इसको ट्रिक में भी हमने लिख दिया है, वो मेरे पास फिर आ गया, PASFIR, प्लानिंग, एनालिसिस, सिलेक्शन, फाइनेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। फ्रेंड्स सारे ट्रिक्स हमने लिख दिए हैं। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगी है सारे नोट्स बनाने में, और बहुत ही 5 यूनिट हमने एक ही लिंक में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स एक्चुअली मोनेटाइज वीडियो है नहीं, तो हमने क्या किया है, वो पूरे यूनिट का 5 यूनिट का हैंड रिटन वीडियो भेज दी, उसमें नोट्स डाल दिया है।
और क्या किया है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस पूरे नोट्स में, वो ये पूरा नोट्स हमने अपलोड कर दिया है। इसमें ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, तो इस पूरे नोट्स को हमने अपलोड कर दिया है। और फ्रेंड्स 20 रुपये लगेंगे आपको उसको डाउनलोड करने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भाई क्वांटम ही 100 रुपीज़ का आता है और आप पढ़ते पढ़ते उसको परेशान हो जाएंगे। और इस नोट को आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं, 5 यूनिट पूरी आपको मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट है, ट्रिक भी सारी लिखे हुए और हिंदी में भी है। तो 20 रुपये फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, तो आप जाके जरूर डाउनलोड करिएगा और एक ही बार नोट पढ़ के चले जाएंगे, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। 70+ मार्क्स की गारंटी तो भाई ले सकता हूँ मैं आराम से, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में क्या होती है, ये स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। प्लानिंग में बेसिकली क्या स्ट्रेटजी करना है, हमें प्लान करते हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल में प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कैसे होगी। मतलब प्रिलिमिनरी माने मतलब जो पीरियोडिक हिसाब से पहले स्क्रीनिंग किसकी होगी, पहले किस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, ठीक है। एनालिसिस में क्या कर सकते हैं, प्लानिंग फेज़ के बाद सजेस्टेड प्रोजेक्ट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर लिए तो हम क्या सर, हमें कुछ प्रोजेक्ट सजेस्टेड मिले हैं, उसको हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ कॉज एंड बेनिफिट्स, कॉज और बेनिफिट्स की एनालिसिस करते हैं। फिर क्या करते हैं, सिलेक्शन, सिलेक्ट करते हैं कि बिजनेस बेनिफिशियल है या नहीं, ठीक है, या प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है या नहीं। उसके क्या कर सकते हैं, फाइनेंसिंग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट स्केल करने के बाद देखना कि पैसा कहाँ से है। फ्रेंड्स देखिए सब हिंदी में लिखा, बहुत ईजी वे में। तो फ्रेंड्स 20 रुपये की और 5 यूनिट, भाई 4 रुपये पर यूनिट हुई, और सब हिंदी इंग्लिश शॉर्ट ट्रिक सब में लिखा हुआ है। आप एक बार यूनिट पढ़ के और वीडियो देख के चलाएंगे, आप कहीं नहीं भूलेंगे। क्या कर सकते हैं, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद देखना है कि पैसा कहाँ से आएगा, ठीक। फाइनेंसिंग में हमें क्या, बेसिकली हमने आपको बता दिया, फाइनेंसिंग में भाई अब सब कम हो गया तो हमें फाइनेंसिंग भी करनी है। उसके बाद क्या, इंप्लीमेंटेशन करना है। 5 स्टेजेस बेसिकली होते हैं इंप्लीमेंटेशन। पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। फिर उसके बाद कौन सा, कंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग। उसके बाद क्या होता है, प्लान और कमीशन, ठीक है। अब बेसिकली क्या करेंगे, प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग में हम प्रोजेक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद के नेगोशिएट करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। फिर क्या होगा, ट्रेनिंग एंड प्लान कमीशनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, रिव्यू पे आते हैं। अब रिव्यू में क्या होता है, जब रिव्यू कहता है, रिव्यू में क्या पता करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस से डिफरेंट है या सेम है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन में हमने उन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं जो हम जैसे रिव्यू में हम देखते हैं कि जैसे हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो जो हमारा प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस था, जो हमने प्रोजेक्ट किया था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, उससे अलग है या नहीं, ठीक है। ट्रिक तो हमने देख लिया। अब फ्रेंड्स ये कई बार 10 नंबर में आता है, इसको आप बना के लिख दीजिएगा, बढ़ा के हमने इजी में लिख दिया है। रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या अंतर है, रिस्क में क्या होता है, यू कैन प्रिडिक्ट द पॉसिबल ऑफ फ्यूचर आउटकम। ये क्या हो सकता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर आउटकम क्या होगा या आने वाली चीज़ों में क्या क्या रिस्क है, लेकिन इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम, इसके फ्यूचर आउटकम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रिस्क कैन बी मैनेज्ड बाय सेवरल टूल्स, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। अब ये अनसर्टेनिटी जब प्रिडिक्ट ही नहीं की जा सकती तो हम मैनेज कैसे करेंगे, ये मैनेज भी नहीं हो सकता है, ठीक है, कंट्रोल भी नहीं हो सकता है। क्या कर सकते हैं, रिस्क कैन बी मेजर्ड एंड क्वान्टिफाइड। भाई इसको मेजर करेंगे तो इसकी क्वांटिटी भी पता चल जाएगी, ये मेजर भी नहीं हो सकता, जब पता ही नहीं रिस्क क्या होनी, तो ना मेजर कर पाएंगे, ना क्वान्टिफाइड मतलब कितनी मात्रा में, ये भी नहीं पता कर पाएंगे। इट कैन बी असाइंड टू रिस्क इवेंट्स, इसके रिस्क इवेंट्स को असाइन कर सकते हैं, भाई इसको पता है आ सकता है कि नहीं, इसको नहीं कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी असाइंड ऑन एनी टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इसको आप बना के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं टाइप ऑफ रिस्क, रिस्क कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑपरेशनल रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है, लीगल रिस्क है, स्ट्रेटेजिक रिस्क है, परफॉर्मेंस रिस्क है और मार्केट रिस्क, इतने टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के, ठीक है। ऑपरेशनल में क्या हो सकता है, हमने राइट प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, हम ये जैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो इसमें जो भी ऑपरेशन है, जो भी प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी, हम उस पर वर्क करते हैं कि कहीं उसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी में प्रोडक्ट कोई अथोराइज एक्सेस तो यूज़र तो एक्सेस नहीं कर रहा है, कोई भी, तो हमारे जैसे हमने मान लिया कोई वेबसाइट बनाई तो हम ये जरूर देखते हैं कि कोई भी थर्ड पर्सन उसमें ना घुस पाए, ठीक है। तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। लीगल होना चाहिए, ठीक है, लीगल वर्ड एंड एवरीथिंग इज़ बेस्ड अपॉन लॉ। भाई ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि लीगली काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अनअथोराइज एक्सेस हो जाए या फिर कोई ऐसा काम हो जो किसी गवर्नमेंट के या किसी भी लॉ के अगेंस्ट हो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक में क्या कर सकते हैं, चूजिंग राइट प्रोडक्ट, हम राइट प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं और चूजिंग राइट पीपल को भी चूज़ करते हैं कि कई कौन से हमारे
जिससे हमारा रिस्क कम हो, स्ट्रेटेजी में हमें कोई दिक्कत ना हो। इस रिस्क के लिए हम क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों को चूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट की चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस तो है सही कि नहीं है, नहीं तो उसमें भी कोई रिस्क हो। फिर क्या कर सकते हैं, मार्केट रिस्क, तो ब्रांड इमेज एंड मार्केट कैप्चर। हम जब प्रोडक्ट भाई लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये रिस्क भी हम देखते रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे ब्रांड वैल्यू में ना आए या उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा ना हो, ये सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी के भी टाइप हैं, ठीक है। क्या टाइप हैं, 4 टाइप का, ठीक है। पहले टाइप में क्या आता है, वेरिएशन, दूसरे फोरसीन, अनफोरसीन, और CHAOS, चॉस करके है ये, ठीक है। आप लोग प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा CHAOS है, ठीक है। अब वेरिएशन में क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज विच आ सर्टेन वेरिएबल कैरेक्टराइज द इंफॉर्मेशन कैन वेरी। रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यू की रेंज जिससे सर्टेन वैल्यू कैरेक्टराइज की जा सकती है। इन्फॉर्मेशन कैन वेरी, जो इन्फॉर्मेशन वेरी हो सकता है, इसको हम इजीली वे में बताएं अगर तो जैसे हमारा जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा है तो हम पॉसिबल ही इनपुट डालेंगे ताकि पॉसिबल आउटपुट आ जाए। हम ऐसे फर्जी को इनपुट नहीं डालेंगे ताकि हमारे आउटपुट में दिक्कत हो, ठीक है। रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ही डालेंगे, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, ऑल प्रीवियसली आइडेंटिफाइड अनसर्टेनिटी व्हिच मे और मे नॉट बी ऐसा। फोर्सिन में क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे जो प्रीवियसली कोई अगर हमने कोई अनसर्टेनिटी, अरे फ्रेंड्स ये क्या शब्द है, दिमाग ख़राब कर रहा है। हम ये बेसिकली इसमें चेक करते हैं कि प्रीवियस में हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, अगर हुई है या नहीं तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियसली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी भी होती है जो आइडेंटिफाई नहीं होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट, कोर्स के प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, ठीक है। चॉइस में क्या कर सकते हैं, इन दिस केस प्रोजेक्ट इटसेल्फ लैक स्टेबल। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट खुद ही स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता है उसका गोल फिक्स ना हो, ऑब्जेक्टिव फिक्स ना हो, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब रिस्क मैनेजमेंट के फेजेस देख लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले बहुत ईजी है, हमने लिख दिया, आप इसको बड़े करके लिख सकते हैं। पहले क्या करेंगे, हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, एनालाइज करेंगे कि हमें रिस्क क्या क्या है, उसमें क्या क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। आइडेंटिफाई हो गया तो एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब रिस्क को रैंक करेंगे, मतलब जो सबसे बड़ा रिस्क है उसको टॉप पे रखेंगे, ठीक है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसे ऐसे करके रख के, ठीक है, यहाँ आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रीट द रिस्क, उसके रिस्क का प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। फिर मॉनिटर रिव्यूज करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो कि नहीं। इतना आसान है फ्रेंड्स, ईजी वे में सब समझा दिया आपको। तो फ्रेंड्स वीडियो जरूर, वो यूनिट जरूर जाके डाउनलोड कीजिएगा भाई, इतने मेहनत के 20 रुपये तो बनते ही हैं। चलो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रोजेक्टेड हो, मतलब क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स टू एस्टिमेट द स्टेटमेंट लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ। ये क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसका काम है एस्टिमेट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या एस्टिमेट करता है, किस चीज़ का, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये तीनों चीज़ अभी आगे हम समझा देंगे क्या है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टेड फाइनल इट शो द समरी ऑफ इनकम, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट विच हेल्प द मैनेज टू टेक द फ्यूचर डिसीजन अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये क्या कर, इससे हम बेसिकली एक समरी होता है जिसमें हम लिखते हैं, समरी ऑफ इनकम की समरी होती है, और ये बैलेंस शीट और कैश फ्लो और के स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं किस चीज़ में, मैनेज करते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना है तो हम इसी अकॉर्डिंग लेंगे। अब क्या करते हैं, तो इसके लिए यूजफुल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर को पता है कि आपका जो है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, आपके समराइज भी है, भाई अगर आपका प्रोजेक्ट, सीधी सी बात है, जितना भी अच्छा होगा, जितना अच्छा उसमें समरीज होगा, इंडिकेट होंगे, जितने अच्छे स्टेटमेंट्स होंगे, अगर आपने प्रॉपर हर चीज़ें लिखी हैं तो भाई जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आल्सो नोन एज प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है एज अ मैटर ऑफ फॉर्म, एक फॉर्म, एक एज अ मैटर ऑफ फॉर्म, एक फॉर्म टाइप का होता है, इसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। टाइप ऑफ प्रोजेक्शन ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन के बेसिस में प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन होता है, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, कवर 1 ईयर प्रोजेक्शन एंड ब्रेक इनटू मंथली प्रोजेक्शन। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकते हैं, हम 1 ईयर के प्रोजेक्शन को मंथली में ब्रेक करके हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं या हम उसको देखते हैं, ठीक है। यूजफुल फॉर, ये स्मॉल बिजनेस के लिए होता है। ये कवर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर, ये 3 से 5 साल के लिए हम प्रोजेक्ट करते हैं इसको प्रोजेक्शन में, और यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आगे भी सारी वीडियोज आते रहेंगे। यूनिट 5 की वीडियो आगे है और आप जरूर जाके देखिएगा और इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। आप बैलेंस शीट में क्या कर सकते हैं,
इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट अ कंपनीज एसेट लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी। ये बेसिकली क्या कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट्स होती है कंपनी के एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की और शेयर होल्डर्स की इक्विटी की। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं बैलेंस शीट के, एसेट, लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर। अब हम आपको समझा देते हैं तीनों क्या होता है। एसेट्स मतलब वो पूंजी जो हमने क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वैल्यू, एंटिटी टू प्रोड्यूस पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू, वो एंटिटी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू प्रोड्यूस करती है। ठीक, लायबिलिटीज़ में क्या होती है, लिस्ट ऑफ डेब्ट्स, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमने उधार लिया है, एक तरफ से कह सकते हैं, एग्जैक्टली उधार नहीं होता बट लिस्ट ऑफ डेब्ट्स कह सकते हैं, क्या कितने पैसे हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं। ठीक है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर की इक्विटी जो है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शेयर, जो शेयर होल्डर्स ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और जो लायबिलिटी है उसका सम जो होता है वो एसेट्स होता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब होता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। ठीक है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में क्या कर सकते हैं, द स्टेटमेंट दैट शो एस्टिमेटेड चेंजेस टू अ कंपनी फाइनेंशियल इंक्लूडिंग इन्वेस्टर एसेट्स लायबिलिटीज फॉर इक्विटी। क्या होता है, स्टेटमेंट दैट शोज एस्टिमेटेड चेंजेस, ये एस्टिमेटेड चेंजेस को शो करता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को। ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता है इन्वेस्टर का एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी। ठीक है, अगर लायबिलिटी और इक्विटी जो है एसेट के बराबर है तो इसका मतलब परफॉर्म बैलेंस शीट करेक्टली, ये हम जरूर चेक करते हैं। अगर हमारा लायबिलिटी जो है एसेट्स के, अगर हमारा एसेट जो है लायबिलिटी और इक्विटी के सम के बराबर है तो इसका मतलब जो हम बैलेंस शीट बना रहे हो करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, एन इनकम स्टेटमेंट शोज द कंपनीज रेवेन्यू, कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है, कितने पीरियड ऑफ टाइम पे हमारी कंपनी के क्या है, रेवेन्यूज़ कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं और प्रॉफिट कितना है। ठीक है, ये दिखाता है इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं और एन अर्निंग स्टेटमेंट, या सॉरी और एन अर्निंग स्टेटमेंट, इसको हम अर्निंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें इसमें पता चलता है कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिटेबिलिटी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम पे कितना प्रॉफिट हुआ, एक्सपेंसेस क्या थे, सब कुछ पता चलता है। ठीक है, जो नेट इनकम होती है टोटल रेवेन्यू प्लस जो गेंस है माइनस टोटल एक्सपेंसेस प्लस लॉस है। ठीक है, ये नेट इनकम, देखिए जो रेवेन्यू है और जो गेंस है ये दोनों सम कर लेंगे। ठीक है, उसमें से हम घटा देंगे एक्सपेंसेस और लॉस के सम को। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट का इनकम आ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, इतना तो पता होगा, बेसिक है। ठीक है, अब प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट इज समरी और स्नैपशॉट ऑफ योर फोरकास्ट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये प्रोजेक्टेड जो इनकम स्टेटमेंट होती है इसे आप समरी बोल सकते हैं या स्नैपशॉट बोल सकते हैं। किसका, फोरकास्ट ऑफ योर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस। आपके क्या हो सकता है, फोरकास्ट प्रेडिक्टेबल सेल्स का। ठीक है, यहाँ फोरकास्ट में प्रेडिक्टेबल सेल्स का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स का और एक्सपेंसेस का। ठीक है, अब आते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ अ मेथड बाय विच वी आर स्टडी चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेज बिटवीन बिगिनिंग एंड एंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये एक मेथड है क्या, जैसे हम स्टडी करते हैं चेंजिंग किस चीज़ में, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज के फाइनेंशियल पोजीशन की चेंजेस को स्टडी कर सकते हैं। कहाँ से, बिटवीन स्टार्टिंग टू एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच में डेट है, उसके बीच में जो हमारी चेंजिंग है फाइनेंशियल पोजीशन की बिजनेस एंटरप्राइज की, उसको चेक करते हैं किसे, कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, इट शो सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये सोर्स और यूजेस दिखाता है किसके, फंड्स के, कुछ फॉर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम्स के लिए। ठीक है, अब आता है रूल फॉर प्रिपेयरिंग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, पहला इंक्रीज इन आ करंट एसेट। ठीक है, इन WC, ये WC क्या, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हम क्या, इसके रूल्स क्या होते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इंक्रीज होगा पॉजिटिव। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज किया होना चाहिए, करंट अगर एसेट्स हुआ तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ तो ये भी नेगेटिव, भाई लायबिलिटीज़ घट रही, लायबिलिटीज़ अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब भाई ये घट रहा है, नेगेटिव होगा। ठीक है, और डिक्रीज अगर करंट लायबिलिटीज़ होगी तो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है,
इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज डज नॉट अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जो इंक्रीजिंग होती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ में, ये वर्किंग कैपिटल को अफेक्टेड नहीं करती। और डिक्रीज में भी सेम कंडीशन होता है। देखिए करंट जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ है उसमें इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये वर्किंग कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, हम जानते हैं इस बात को, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी वीडियो लंबा बनना है क्योंकि सारी टॉपिक्स भी कवर करने, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली होता है समराइज द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंट्रीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो समराइज होता है, ठीक है, समरी होती है पूरे का अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंट्रीज, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी जो अमाउंट ऑफ कैश है और कैश इक्विवेलेंट जो कैश के बराबर है, उन दोनों को एंट्रीज बेसिकली होती है समराइज फॉर्म में, ठीक है। CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट मेजर हाउ द कंपनी मैनेज इट्स कॉस्ट पोजीशन। हम देखते हैं कि कंपनी अपने कैसे उसको मेज़र करती है, किसको, अब हम इसमें मेज़र करते हैं कि कंपनी अपने जो है किस तरह मैनेज करती है, मैनेजेस इट्स कॉस्ट पोजीशन, इसकी कॉस्ट पोजीशन को कैसे कंपनी मैनेज करती है, ठीक है। इसके 2 मेथड होते हैं, ठीक है, कैलकुलेटिंग कॉस्ट कैश फ्लो। कैश फ्लो कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला डायरेक्ट कैश फ्लो मेथड। इन दिस मेथड जो भी ऑल वेरियस टाइप ऑफ कैश पेमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग कैश पेड टू सप्लायर एंड कैश पेड टू जो सैलरीज होती हैं कैश फ्लो में, हम देखते हैं सैलरीज कितनी है, कैश पे आउट कितना है, सबको इन सब का कैलकुलेट करके बेसिकली ऐड करके हम इसको निकालते हैं, ठीक है। और बेसिकली जिसमें डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, इन दिस मेथड कैश फ्लो इज कैलकुलेटेड बाई एडजस्टिंग नेट इनकम बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग डिफरेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स में से हम क्या कर सकते हैं, हटाकर या जोड़कर क्या कर सकते हैं, नेट इनकम निकालते हैं, ठीक है, बाय एडजस्टिंग नेट इनकम, ठीक है। जब हम इस मेथड से हम कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली जान लीजिए ये जो दूसरा मेथड है, इस मेथड को कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं कैसे, बाई एडजस्टिंग नेट इनकम, नेट इनकम को एडजस्ट करके, जी चाहे हम उसके लिए ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब हमारे पास एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट के प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के बाद एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, इट इज़ अ प्राइमरी रिपोर्ट फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। भाई अगर हमारे पास प्रोजेक्ट है तो उसका रिपोर्ट होना चाहिए जिससे हमें पूरा प्रोजेक्ट के बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जान सके, ठीक है। इंक्लूड ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट का हमें ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमारे होनी चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा। इसलिए हम लोग खुद ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, हमें यही तो हमें ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और गवर्नमेंट के अप्रूवल भी उसमें दिखनी चाहिए और ढेर सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव से हम क्या पता चलता है कि सफिशिएंट डिटेल हमें मिलती है प्रोजेक्ट की, ठीक है। और टू इंडिकेट द पॉसिबल लैक या जो भी हमारी कमी है वो पता चलती है, ठीक है, कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी, इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि हमें रिपोर्ट में हमें सफिशिएंट डिटेल मिल सकता है जिससे हमें प्रोजेक्ट में बारे में जो दिक्कत है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जैसे भी प्रोसेस हुआ, सारी डिटेल्स एनालिसिस होती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप कहाँ आते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। फ्रेंड्स देखिए बहुत छोटे होने के बाद भी इतना बड़ा बनना है क्योंकि भाई सारे टॉपिक्स भी कवर करने थे ना। आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड स्टेजेस में क्या है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इट्स फंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एंड पब्लिक सर्विस यूजिंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज फाइनेंशियल। इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये फंडिंग होता है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस का भी होता है यूजिंग अ लिमिटेड रिसोर्सेज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, लिमिटेड रिसोर्सेज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का यूज़ करके, ठीक है, ये करते हैं, ठीक है। इट्स अ फाइनेंसिंग अप्रोच दैट यूटिलाइज कैपिटल प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्या हो सकता है, फाइनेंशियल अप्रोच होता है जो यूटिलाइज करता है कैपिटल प्रोड्यूस्ड करता है बाय यूजिंग प्रोजेक्ट टू ऑफर, क्या कर सकते हैं, बाय प्रोजेक्ट टू ऑफर क्रेडिटर, ठीक है, डेप्ट क्रेडिटर मतलब जो क्रेडिटर जिनसे हमने लोन लिया है, ऑब्लिगेंट्स एंड इन्वेस्टर रिटर्न, उसके क्रेडिटर के ऑब्लिगेंट्स को और इन्वेस्टमेंट रिटर्न को, ठीक है। उसमें स्टेजेस क्या क्या हैं, ठीक है, 3 स्टेजेस हैं, प्री फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, पोस्ट फाइनेंसिंग। प्री फाइनेंसिंग में कर सकते हैं आइडेंटिफाई, प्रोजेक्ट प्लान को आइडेंटिफाई करेंगे। जब भाई प्रोजेक्ट के प्लान को आइडेंटिफाई कर ले तो हम रिस्क को कम से कम करेंगे और प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को चेक करेंगे। ये प्री फेजिंग में हो गया, ठीक है, ये प्री फाइनेंसिंग में हो गया, फाइनेंसिंग पहले। अभी फाइनेंसिंग में क्या होगा,
और अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस का अरेंजमेंट करेंगे, लोन वगैरह निगोशिएट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन करेंगे, पेमेंट्स करेंगे। पोस्ट में क्या होंगे, टाइमली प्रोजेक्ट मैनेज मॉनिटरिंग होगी, ठीक है, प्रोजेक्ट क्लोजर होगा, और क्या होगा, लोन, जो भी लोन हमने लिया उसका रीपेमेंट करेंगे। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स यूनिट 5 का भी वीडियो अभी हम कुछ देर में अपलोड कर दे रहे हैं। और फ्रेंड्स आप प्लीज़ उसको जाकर बाई कर लीजिएगा भाई, 5 यूनिट आपको बहुत ही कम टाइम में पूरा, उसमें हम आपको एक ही PDF में 5 दे देंगे, आप 20 रुपये देकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा यूनिट देखिए फ्रेंड्स, 5 यूनिट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और PDF आपको बहुत ईजिली पूरी चीज़ों को समझा देगा। और आपको क्वांटम और सिलेबस का पूरे का आउटपुट इस PDF में दिया, जो कि हैंड रिटन नोट्स है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।